नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में दोस्तों आपका स्वागत है। सबसे पहले गणतंत्रता दिवस की, रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी डे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे, वैसे तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं कई बार आपको बता चुका हूं। 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर पड़ गए थे, उसके बावजूद 26 जनवरी तक का इंतजार किया गया इंडिया को ऑफिशियली एक रिपब्लिक डिक्लेयर करने के लिए। इसके बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सर्च मार के मत बताना, ऑनलाइन सर्च मारोगे तो सबको जवाब मिल ही जाता है। जिसको खुद से पता है, अभी पता है सुनते वक्त, वो लिख सकता है नीचे, तो थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो भैया कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है 74th रिपब्लिक डे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पे स्टेटमेंट आया मल्टीपल क्रीड्स और लैंग्वेजेस को लेके, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे इंडिया और इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं अपने रिश्तों को, और कैसे इजिप्ट के प्रेसिडेंट साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया रिपब्लिक डे की परेड में, ये देखेंगे। फिर मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट और प्रसार भारती ने कंटेंट एक्सचेंज की रिस्पेक्ट में आप कह लो MOU साइन किया है। तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इंडिया इजिप्ट ये रिलेशन से रिलेटेड है, इसको देखेंगे। फिर एक स्टडी ने कंडक्ट किए, सजेस्ट किया है कि जो अर्थ का इनर कोर है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा धीमे रोटेट कर रहा है। तो अर्थ के इनर कोर के रोटेशन को अर्थ की सरफेस के रोटेशन से आप कह लो कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है। अब आप बोलोगे सर अर्थ का सरफेस कैसे रोटेट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है और ओवरऑल एक पूरा रोटेशन चक्कर मारने में अर्थ को लग जाते हैं 24 घंटे। दिन और रात का फिनोमेना उसी बेसिस पे होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में अर्थ की सरफेस की रोटेशन के रिस्पेक्ट में अर्थ के इनर कोर के रोटेशन को कंपेयर किया जा रहा है। क्या डाटा है इसको देखेंगे। फिर भाई ओपन मार्केट में व्हीट को बेचा जाएगा ताकि मार्केट में जो व्हीट और राइस के एक्सेस रेट चल रहे हैं उनको थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके। बफर स्टॉक से 30 लाख टन व्हीट निकाल के सरकार बेचेगी। एडिटोरियल में जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप सबमरीन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। डॉलर की हिगोमोनी को कैसे खत्म किया जाए, स्मॉल पार्टीज कैसे तेलंगाना में एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं, कोलेजियम के रिस्पेक्ट में लॉ मिनिस्टर का ऑब्जेक्शन क्यों सही नहीं है, स्पोर्टिंग बॉडीज में अभी विनेश फोगाट और बहुत सारे और रेस्लर्स ब्रिजभूषण सिंह के अगेंस्ट धरने पे बैठ गए, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व थे। तो ये रिलेटेड आप 5-6 आर्टिकल्स इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखेंगे। तो काफी कुछ है जानने को, आज सीखने को, सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन और PDF दोनों मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें दोस्तों। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन का मतलब क्या है? बॉयल द ओशन का मतलब यह है कि भैया एक्सेसिवली एम्बिशियस होना, इतना एम्बिशियस होना कि आप ओवरऑल उस चीज को कर ही नहीं सकते। जैसे कि ओशन कितना बड़ा है, तो सबको पता है कि आप ओशन को बॉयल नहीं कर सकते, उसमें इतना पानी है। तो मतलब आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट उठा लिया है जिसको पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ओवरली एम्बिशियस है। तो एक इम्पॉसिबल टास्क को अपने मत्थे मड़ लेना, इसको आप डिनोट करते हो बॉयल द ओशन से। पहली न्यूज जीएस पेपर 2, मल्टीपल क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस एसेंस ऑफ इंडिया सेज प्रेसिडेंट मुर्मू। प्रेसिडेंट एड्रेस टू द नेशन के रिस्पेक्ट में न्यूज काम की है। तो भैया इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और इसको हम लोग याद करते हैं 26 जनवरी के थ्रू, और ये 74वां रिपब्लिक डे था हमारा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशन को यहां पे एड्रेस किया और बोला कि भाई देखिए, दिस इज द एसेंस ऑफ इंडिया। ओवरऑल इंडिया का एसेंस संविधान के दिल में है और इस संविधान ने कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ टाइम को अधेर भी किया है। रिपब्लिक डे एड्रेस में द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट्स की वो तारीफ कर रही हैं। देखिए इंडिया जब एक रिपब्लिक बना उस समय पे इंडिया एक बहुत ही गरीब और इलिटरेट नेशन था, लेकिन उस समय पे कुछ पढ़े लिखे लोग सामने आए, बाबा साहिब की लीडरशिप के अंदर उन्होंने हमारा संविधान बनाया। इस संविधान ने हमें रास्ता दिखाया कि कैसे हम आगे आने वाले समय को काटेंगे, कैसे देश यहाँ पे प्रोग्रेस करेगा, वगैरह वगैरह। तो बाबा साहब ने और जो भी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन सब ने मिलकर एक मैप, एक मॉरल फ्रेमवर्क बनाया। अब उस मैप और मॉरल फ्रेमवर्क को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है और हमें ओवरऑल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। बाबा साहब कह लीजिए, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स कह लीजिए, गांधी जी का जो सर्वोदय का आइडियल था कि सब लोगों का अपलिफ्टमेंट आप इंश्योर करो, तो इस रास्ते पे हमें आगे चलना है। फिर हमारी प्रेसिडेंट साहिबा बोल रही हैं कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बावजूद हम दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं ऑन नॉमिनल बेसिस।
परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे तो हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट नॉमिनल बेसिस पे हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और हो सकता है आगे आने वाले समय में जल्दी वो दिन आए कि हम नॉमिनल बेसिस पे भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए दुनिया की। फिर पैंडेमिक के इफेक्ट के बावजूद, पैंडेमिक के शुरू हुए 4 साल हो चुके हैं, हम 2000 आप कह रहे हो 23 में एंट्री मार चुके हैं और 2019 के एंड में पैंडेमिक आ चुका था। तो दुनिया भर में पैंडेमिक ने अपना इंपैक्ट डाला, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में गिनी जाती है। इंडिया का आत्मनिर्भर इनिशिएटिव हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहा है। प्लस इंडिया इस बार G20 की लीडरशिप में इन्वॉल्व है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेसी और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने की। G20 की अगर आप बात करो तो 2/3 दुनिया की आबादी और 85% ग्लोबल जीडीपी G20 मेंबर्स के अंदर आता है, तो उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो इसका इस्तेमाल करके इंडिया ग्लोबल चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकता है, वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव कर सकता है। किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके कोहेसिव सोसाइटी बना सकते हैं, इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है G20 की प्रेसिडेंटशिप के थ्रू। फिर केंद्र की सरकार की जो पॉलिसीज थी फॉर एम्पावरिंग वुमेन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को एम्पावर करने से लेके इसके ऊपर भी यहाँ पे ओवरऑल आप कह लो तो पॉजिटिव कर रही है सरकार, ऐसा कुछ बोला है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर देखिए क्या बोला गया, विद द इकोनॉमी ऑन अ साउंड फिटिंग we have been able to begin and carry forward a series of praiseworthy initiatives. The ultimate goal is to create an environment in which all citizens can individually and collectively realize their true potential and prosper. As education builds the right foundation for this purpose, the national education policy has introduced ambitious changes. तो ये बोला जा रहा है कि जो सरकारी इनिशिएटिव चलाए गए और ये सरकारी इनिशिएटिव एक्चुअली में चूंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारे पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो हम ग्राउंड लेवल पे चला पा रहे हैं। इससे ओवरऑल इंडिया इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ग्रो कर सकता है, अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। इसमें एजुकेशन का जो एक्सेस लोगों को दिलवाया जा रहा है वो भी अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी यहाँ पे तारीफ करती हुई प्रेसिडेंट मुर्मू जी नजर आ रही है। आ जाते हैं अगले न्यूज पे, जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया एंड इजिप्ट टाइज एलिवेटेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भैया 25 जनवरी 2023 इंडिया और इजिप्ट ने तैयार किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब उन्होंने ये बोला है कि हम अपने पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे ले जाएंगे, बायलैटरल टाइज को, जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमिक हर प्रकार के एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ये इंडिया में आए हुए हैं और चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से साइबर स्पेस का अब्यूज किया जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के द्वारा, ये ग्रोइंग थ्रेट है, इंडिया इजिप्ट मिलकर इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर इंडिया ने ओवरऑल इजिप्ट को एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर G20 समिट भी यहाँ पे इनवाइट किया है। इंडिया और इजिप्ट के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बहुत बड़ा स्कोप है। दोनों लीडर्स ने मिलकर बोला है कि वी विल क्रिएट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एरियाज, एडिंग दैट द स्कोप ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया इजिप्ट रिलेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज अनलिमिटेड। तो इजिप्ट पे फोकस कर रही है इस समय पे भारत सरकार। फिर प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी का ये भी बोलना है कि भाई देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रही है और उस समय से ही दोनों सिविलाइजेशन के बीच में लिंक्स के हमें साक्ष्य प्रूफ मिल चुके हैं। आज की डेट में इजिप्ट वेलकम करता है और इंडियन टूरिस्ट को। दोनों टीमों ने, मतलब इंडियन टीम और इजिप्ट की टीम ने मिलकर 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसमें कल्चर, कोऑपरेशन ऑन यूथ मैटर, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, ये सब आते हैं। फिर अब्दुल फतेह अल सीसी साहब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट किया है कि कुछ ऐसे परमानेंट चैनल बनाए जाएं जिससे हम इनहैंस कर सकें डिजिटल कनेक्शन बिटवीन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो इंडिया के अंदर जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं और इजिप्ट के अंदर जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके बीच में रिलेशन बनाया जा सके। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑलरेडी हो रही हैं, डिफेंस कॉपरेशन ऑलरेडी हो रहा है। फिर प्रसार भारती इंडिया और इजिप्ट की नेशनल मीडिया अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया है हैदराबाद हाउस में, इसके आगे भी न्यूज हम डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया ने मिलिट्री पर्सनल्स को डिप्यूट कर रखा है ताकि इजिप्ट का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है हेल्वन में, कायरो के पास, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि इजिप्ट की मिलिट्री पर्सनल्स का एक काफिला इंडिया के अंदर आया है और रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली में पार्टिसिपेट करेगा। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
दोनों कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि टेररिज्म आज की डेट में बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी को, और दोनों मिलकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी ने एक बड़ा ही थैंकफुल मैसेज लिखा है मोदी जी के लिए। लिखा है, आई हैव एक्सप्रेस्ड माय ग्रेटिट्यूड टू द पीएम फॉर इनवाइटिंग इजिप्ट टू द G20 समिट एंड आई हैव अश्योर्ड ऑल इजिप्ट विल play a constructive role in the summit. We will also discuss issues before the developing economies in the context of global development. तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इंडिया इजिप्ट की जो रिलेशंस है वो एक राइट फुटिंग पे यहाँ पे चलते हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट भाई, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू बी इनवाइटेड फॉर SCO समिट। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को इंडिया ने इनवाइट किया है ताकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली है गोवा में इस साल मई में, उसमें बिलावल भुट्टो आके पार्टिसिपेट कर सके। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि SCO समिट के लिए मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी इनवाइट किया जाएगा। अपने आप में पिछले 10 सालों में कोई मेजर लीडर पाकिस्तान का इंडिया के अंदर विजिट नहीं किया है, और लास्ट टाइम जो मेजर लीडर्स इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में गए थे वो गए थे 2015 में। तो काफी लंबा अरसा बीत चुका है जब हायर लेवल पे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और मिनिस्टर लेवल विजिट हुई नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो एक तो SCO का मौका, दूसरा G20 की प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास, तो पाकिस्तान के लीडर भी हो सकता है इंडिया के अंदर आए, और रशिया और चाइना के लीडर्स भी G20 इवेंट्स के लिए इंडिया के अंदर आए। अगर आप देखो तो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स को ऑलरेडी 1 और 2 मार्च को होने वाली मीटिंग के लिए इंडिया इनवाइट कर चुका है, और उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड रायजाना डायलॉग कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया चाइना की बात की जाए तो अप्रैल 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद से ज्यादा मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन बाली में नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया था, तो वो एक पॉजिटिव सीन नजर आया था, लेकिन उसके चलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खासा हमें कोई बहुत अचीवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। फिर सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि चूंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यहां पे एक न्योता दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन आएंगे इंडिया के अंदर। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, चूंकि रशिया इस समय पे यूक्रेन के साथ एक एक्टिव जंग लड़ रहा है। तब भी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो ने मोदी जी के अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी और बोला उनको बुचर ऑफ गुजरात। उसके बाद जयशंकर साहब ने रिफ्यूट किया, इंडिया की सरकार ने रिफ्यूट किया। न्यूयॉर्क में UN इवेंट्स में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो के बीच में कुछ कहासुनी भी हुई। हालांकि बिलावल भुट्टो को इतना बोलना भी नहीं आता कि जयशंकर साहब के सामने खड़ा हो पाए, बट हाँ ठीक है, बिलावल भुट्टो के लिए होगा कि मैंने थोड़ी सी बकवास कर दी सामने। तो ये सब बातें चल रही हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए थे, बट वो एक्चुअली में उतने पॉजिटिव थे नहीं जितने लग रहे थे। शहबाज शरीफ ने बोला कि ठीक है भाई, हम 3 जंग लड़ चुके हैं इंडिया के साथ, उससे हमें कुछ अचीव नहीं हुआ, तो हम इस बात को समझते हैं कि बातचीत से बहुत कुछ हो सकता है, हम पीस सीख करते हैं। लेकिन उसमें फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करो। तो जो चीज़ रिजॉल्व हो ही नहीं सकती उसको तुम टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के सामने रखोगे, मतलब तुम सीरियस ही नहीं हो बातचीत के लिए। लेकिन इंडिया ने एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। MEA ने बोला कि ठीक है, हम गुड नेबरली रिलेशंस चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। पिछली बार जुलाई 2011 में हिना रबानी खान, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, वो इंडिया में आई थी बायलैटरल मीटिंग के लिए। पिछली बार पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मई 2014 में इंडिया आए थे। इंडिया की तरफ से हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी और मोदी जी पाकिस्तान गए थे दिसंबर 2015 में। उसके बाद से कोई हाई लेवल विजिट ना इंडिया की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। 2016 में जरूर ये करतारपुर सिंह कॉरिडोर को पूरा करने के लिए इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के पास गए थे, बट ऑफिशियली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये बड़े बड़े शहरों में कोई ऑफिशियल विजिट होती अभी नजर नहीं आई है। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अगले न्यूज पे। GS पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स, मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट, प्रसार भारती टू एक्सचेंज कंटेंट। तो भैया इंडिया और इजिप्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि कंटेंट को एक्सचेंज किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और को प्रोडक्शंस को शेयर किया जाएगा इंडिया की प्रसार भारती और इजिप्ट की नेशनल मीडिया अथॉरिटी के बीच में। अब ये जो एग्रीमेंट था, तो एक तरफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब थे, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे सामेह हसान शौकरी, ये थे। और अगर आप देखें तो जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी और इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी यहां पे ओवरऑल प्रेजेंट थे। तो अब इस MOU का मतलब क्या है? तो भाई प्रसार भारती का ये जो DD इंडिया चैनल है और इसमें टीवी चैनल और रेडियो चैनल दोनों की बात हो रही है, इसके आउटरीच को बढ़ाया जाएगा। मतलब DD, मतलब ये जो प्रसार भारती का जो दूरदर्शन टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट है ना, ये इजिप्ट में भी किया जाएगा। उसके साथ साथ प्रसार भारती जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर रही है, इजिप्ट के अथॉरिटीज जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कर रहे हैं,
उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। कंट्री की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो दिखाए जाएंगे। तो इंडिया के प्रोग्राम इजिप्ट में दिखाए जाएंगे, इजिप्ट के प्रोग्राम इंडिया के अंदर दिखाए जाएंगे, और ये प्रोग्राम हर जनरे के होंगे। स्पोर्ट्स, न्यूज, कल्चर, एंटरटेनमेंट, बायलैटरल बेसिस पे रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रोग्राम एक दूसरे की कंट्री में पहुंचाए जाएंगे। और इन प्रोग्रामों को बनाने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको भी शेयर किया जाएगा ताकि को प्रोडक्शंस और ट्रेनिंग को यहां पे फैसिलिटेट किया जा सके। प्रसार भारती ने 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स के साथ, ताकि ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन हो सके। कल्चर, एजुकेशन, साइंस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, न्यूज, इनके प्रोग्राम्स को यहां पे एक्सचेंज करने की बात की गई है। म्यूचुअल इंटरेस्ट और नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट किया जाए ट्रेनिंग के द्वारा, ये यहां पे किया जा रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं। प्रसार भारती की बात करो तो प्रसार भारती इंडिया का स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टार्टअप किया गया है। इसमें दूरदर्शन का टेलीविजन नेटवर्क और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों आता है। पहले ओवरऑल दूरदर्शन और आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आता था, लेकिन फिर बाद में पास किया गया प्रसार भारती एक्ट। वैसे तो देखा जाए तो प्रसार भारती एक्ट को पास किया गया था 1990 में, बट ये इन्फोर्स हुआ था 15 सितंबर 1997 को। और इस ओवरऑल प्रसार भारती एक्ट के थ्रू हुआ क्या, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बनाया गया, और इस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को ही आप प्रसार भारती के नाम से जानते हैं। इस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर को सेटअप किया गया प्रसार भारती एक्ट के थ्रू, और ओवरऑल इसी एक्ट के थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये दोनों ही प्रसार भारती के अंदर आ गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की सब सर्वेंट एंटिटीज ये नहीं रहे। एक और ऑब्जेक्टिव था, चूंकि प्रसार भारती एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इससे होगा ये कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन और एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। तो मेन प्रसार भारती कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ऑटोनॉमस तरीके से काम कर पाए, जेन्युइनली एजुकेट और एंटरटेन कर पाए पब्लिक को, लोगों को। और इसके हमको आप कह लो कंसीडरेबली यूजफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। रॉयटर्स इंडिया डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 का बोलना है कि डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड्स हैं। तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार इनकी फंक्शनिंग के थ्रू अपने ही प्रोग्राम प्रमोट कर रही है, ओवरऑल इनके फंक्शनिंग में कुछ इंटरफेरेंस कर रही है। इस प्रकार की न्यूज कम ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, अर्थ इनर कोर रोटेटिंग स्लोअर देन सरफेस। यहां पे प्रॉपर तरीके से आपको सरफेस से दिखा रखे हैं। ऊपर आप कह लो क्रस्ट है, फिर नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे कोर है, कोर के दो पार्ट्स हैं, एक लिक्विड वाटर कोर और एक इनर सॉलिड कोर। अब जो इनर कोर है अर्थ का, वो एक हॉट आयरन बॉल है जो प्लूटो के साइज की है। अब पहले ये तेज स्पिन कर रही थी व्हेन कंपेयर टू प्लैनेट सरफेस। अब ये प्लैनेट सरफेस के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे स्पिन कर रही है, थोड़ा धीरे स्लो कर रही है। एक्चुअली मैं बता दूं, जिस तरीके से एक स्विंग होती है ना, ऐसे 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 पेंडुलम जैसे, आप दोनों डायरेक्शन से पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो अर्थ की जो इंटरनल कोर है ना, इनर कोर, वो ऐसे स्विंग की तरह रोटेट करता है। तो लंबे समय से इस बात को लेके थीसिस चल रही है कि एक्चुअली में अर्थ की इनर कोर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है। और ये पता करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है, हमारे पास एवेन्यूज बहुत लिमिटेड है। जैसे कभी कभी अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक की वेव्स ट्रेवल करती हैं, फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसकी वेव ट्रेवल करती हैं, और वो वेव्स कोर के थ्रू होती हुई आती हैं। तो उन वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि भाई इनर कोर किस हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है। तो अर्थ की इनर कोर की मूवमेंट्स को लगातार ट्रैक किया जाता है, और इसी के रिस्पेक्ट में एक रिसर्च छपा है जर्नल जियो साइंस में। तो पिछले 6 डेकेड्स में जो अलग अलग अर्थक्वेक से सीज्मिक वेव्स निकली हैं, उनको एनालाइज किया गया। जो न्यूक्लियर अटैक मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, उनसे रिलेटेड जो वेव्स निकली उनको एनालाइज किया गया, और इससे यह पता चला है कि जो अर्थ का इनर कोर है वो अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में एक स्विंग की तरह आप कह लो मूव करता है बैक एंड फोर्थ। और ये जो एक साइकिल ऑफ स्विंग है ना, एक बार ऐसे गया फिर वापस आया, इसको 7 डिकेड्स लग जाते हैं, 70 साल लग जाते हैं। जो अर्थ का इनर कोर है वो प्लैनेट की सरफेस के रिस्पेक्ट में थोड़ा तेज रोटेट कर रहा है इन द अर्ली 1970s। लेकिन अगर आप देखो
तो अर्थ की सरफेस के बराबर ये रोटेट करने लगा 2009 में, और अभी के समय पे अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में धीमे रोटेट कर रहा है अर्थ का इनर कोर। अब एक सवाल ये उठता है कि अर्थ का इनर कोर जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, अर्थ की सरफेस से तेज रोटेट कर रहा है या बराबर रोटेट कर रहा है या कम रोटेट कर रहा है, इसका सरफेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या अर्थ की सरफेस पे रहने वाले लोगों की डेली लाइफ में इंपैक्ट आएगा? अब इस कंटेक्स्ट में मैं एक मूवी आपको रिकमेंड करूंगा, द कोर नाम की। एक अमेरिकन मूवी है जिसमें ओवरऑल ये दिखाया गया है कि अर्थ के कोर में जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, तो एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसके थ्रू अर्थ के कोर तक की जर्नी करते हैं ह्यूमंस। तो मूवी है एक आर्टिफिशियल, आप कह लो एक साइंटिफिक फिक्शन मूवी है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो कुल मिला के अभी मतलब मैंने मूवी का आपको रेफरेंस दे दिया, उसका इस न्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, थोड़ी आपकी नॉलेज को इनरिचमेंट के लिए इस प्रकार की साइंस फिक्शन मूवीज कभी कभी एंटाइज करती है। मेरे को तो अच्छी लगी है, पता नहीं सबको नहीं अच्छी लगी, हो सकता है। तो अब ये जो इनर कोर है अर्थ का, ये धीमे रोटेट कर रहा है व्हेन रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो क्या इसका कुछ खतरा हो सकता है? देखिए अभी के लिए कुछ खतरा नहीं है। हाँ, लेंथ ऑफ द डे, बेसिकली अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन में कितना समय लगाता है, इसके बेसिस पे लेंथ ऑफ द डे और लेंथ ऑफ द नाइट वेरी करता है, तो उसके ऊपर हल्का फुल्का वेरिएशन जरूर आता है। और साइंटिस्ट का यह बोलना है कि भाई इनर कोर की एक्टिविटी अर्थ के ऊपर के क्रस्ट के साथ फिजिकली जुड़ी हुई है। अब इसके और क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स है वो आगे देखने को मिलेंगे, और किस प्रकार में देखने को मिलेंगे इसके ऊपर थीसिस अभी भी जारी है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। ओके, तो अर्थ के इनर कोर का मूवमेंट अर्थ की सरफेस के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में स्लो डाउन कर रहा है। ये 1970s में ज्यादा था, 2009 तक बराबर आ गया, अभी स्लो डाउन कर रहा है और स्लो डाउन करता रहेगा 2040 तक। ये न्यूज थी, ये अभी जनरल जो है नेचर की जनरल जियोसाइंस इसमें छपी हुई है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर थी फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट टू सेल 30 लाख टन ऑफ व्हीट फ्रॉम बफर स्टॉक। तो भाई क्या है, मार्केट में व्हीट के दाम, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ओपन मार्केट स्केल स्कीम के अंदर 30 लाख टन गेहूं बेचा जाएगा ओपन मार्केट में सरकार के बफर स्टॉक से निकाल के। तो इससे जो गेहूं और गेहूं से रिलेटेड जो गेहूं को पीसने के बाद जो आटा बनता है, इसके दाम थोड़े कम हो जाएंगे। पिछले हफ्ते जो हमारे फूड सेक्रेटरी हैं सचिव हैं संजीव चोपड़ा साहब, इन्होंने बोला कि भाई गेहूं और आटे के दाम बढ़ गए, दोनों एक ही चीज है, गेहूं रॉ फॉर्म में उसको पीस दो तो आटा बन जाता है, ठीक है ना। छोटे में मम्मी 15-15, 20-20 किलो की बोरियां देती, जाओ चक्की से पिसा लो। आज की डेट में तो देखिए कोई चक्की में जाता नहीं है पिसाने के लिए, सब लोग रेडीमेड आटा खरीद लेते हैं। तो जो व्हीट और आटा के दाम बढ़े हैं रिटेल मार्केट में, इन रेट को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम में 30 लाख टन व्हीट सरकार रिलीज कर रही है। ये जो व्हीट है वो फ्लोर मिलर्स को बेचा जाएगा, ट्रेडर्स को बेचा जाएगा टेंडर्स के थ्रू। नाफेड नाम का कोऑपरेटिव, केंद्रीय भंडार नाम का कोऑपरेटिव को भी व्हीट यहां पे मिलेगा, और फिर इनका काम होगा लोगों तक नीचे पहुंचाना। देखिए अब सरकार सीधे सीधे लोगों को व्हीट नहीं प्रोवाइड कर सकती, और मैं बता दूं ये व्हीट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फेयर प्राइस शॉप से नहीं बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट सेल स्कीम को समझिए, जब सरकार या सरकारी एजेंसी समय समय पे ओपन मार्केट में फूड ग्रेन्स उतारती हैं, ओपन मार्केट में फूड ग्रेन्स के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए, ज्यादातर ये चीजें लीन सीजन के समय पे की जाती हैं, जब हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, मार्केट में ओवरऑल गेहूं की कमी हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, और खासकर डेफिसिट रीजन्स में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी व्हीट और राइस को ओपन मार्केट में कभी कभी बेचता है सरकार के कहने पे। तो लीन सीजन के समय पे जब व्हीट और राइस की कमी हो जाए मार्केट में, तो उसकी सप्लाई को बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट कॉफर से, गवर्नमेंट सरप्लस से, जिससे ओवरऑल उसके दाम स्टेबलाइज हो जाएं। इसी को आप ओपन मार्केट सेल स्कीम बोलते हो। तो दिस इज बेसिकली द पीरियोडिक सेल ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट सेट रेट्स इन ओपन मार्केट। ये बेसिकली लीन समय के समय पे किया जाता है ताकि मार्केट में दामों को स्टेबलाइज किया जा सके, और इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए ओपन मार्केट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक वीकली ऑक्शन कंडक्ट करता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड पे, ताकि ओवरऑल एफसीआई के अंदर से जो गेहूं बेचा जा रहा है उसमें धांधलेबाजी, करप्शन ना हो पाए। ओपनली ऑक्शन होगा तो किस दाम पे बेचा जा रहा है, क्या बिड्स लगाई जाएंगी, सबके सामने होंगी, तो करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। किस फॉर्म में किया जा रहा है इसके बारे में ओवरऑल मैंने पीपीटी में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है भाई इंडियन जगरनॉट ऑफ सेंसरशिप।
यहाँ पे देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए अभी कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बच्चा लिख रहा था सर आप एडिटोरियल पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ नहीं पढ़ाते, विनीत सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कमेंट सुन के। रीजन बिंग देखिए क्या है कि कई बार जब मैं एडिटोरियल बहुत डिटेल में पढ़ाता तो लोग बोर हो जाते थे, बोलते थे सर आप इतना लंबा खींच रहे हो, बोरियत सी होती है इतना लंबा खींचने में, क्या मतलब है। पहले मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल अलग अपलोड करता था, अब एक ही वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको क्रक्स की चीज़ें बता दूं। हालांकि अब अगर डिमांड आ रही है कि थोड़ा और डिटेल में बताओ तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। अब रिसेंटली ये हुआ कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। उसमें मोदी जी के अगेंस्ट कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें दिखाई गई थी। तो ये बोला गया कि सरकार ने ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन लिंक्स थे उनको रोका। ट्विटर के ऊपर 50 ट्वीट्स थे जिसको यहां पे ब्लॉक किया गया। 20 जनवरी 2023 को एक ऑर्डर रिलीज किया गया है और सरकार ने जो इमरजेंसी ताकत थी अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के थ्रू अपनी ताकतों को इस्तेमाल करके ट्विटर और यूट्यूब से बोला कि जहां पे भी मोदी जी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स आ रहे हैं उनको रोको, वो रीअपलोड नहीं होने चाहिए। अब ये गलत है। अपार गुप्ता साहब इसको ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एडवोकेट हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के। क्या बोल रहे हैं अपार गुप्ता साहब? देखिए मैं पहले बता दूं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे बोल नहीं रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो अभी की रूलिंग पार्टी है उसकी बुराई ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आप समझ ही सकते हो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और द हिंदू न्यूज़पेपर में अक्सर कर कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब सरकार की बुराई देखने को मिले। तो रिसेंटली ये देखने को मिला है कि जो ब्लॉकेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। ट्विटर ने जो डाटा ल्यूमेन डाटाबेस को रिलीज किया है उसमें ये पता चला है कि भारत सरकार की तरफ से टेक डाउन रिक्वेस्ट ज़्यादा आई हैं, बहुत सारी ट्वीट्स को यहाँ पे ब्लॉक किया गया। तो ऑथर बोल रहा है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल इन पब्लिक लॉ में जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको यहां पे वॉयलेट किया जा रहा है। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है कि आप ओवरऑल किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर रहे हो और उसके बाद उसको एक बार उसे कंटेस्ट करने की अथॉरिटी भी नहीं दे रहे या मौका भी नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ये बोला था कि राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट इन फ्री स्पीच। और अगर आप किसी के राइट टू स्पीच को दबा रहे हो तो कम से कम उस दबाने के बेसिस आपको एक शो कॉज नोटिस में लिखने पड़ेंगे। तो अगर किसी की स्पीच के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो तो क्यों रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो इसका आपको प्रॉपर शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। उस शो कॉज नोटिस में आपने उस स्पीच की क्या प्रॉब्लम्स है इसको पॉइंट आउट किया और ओवरऑल शो कॉज नोटिस के एडजुडिकेशन में पहले पर्सनल हियरिंग होती है। पर्सनल हियरिंग में जिसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस दिया जाता है वो आके अपने व्यू पॉइंट्स को सबमिट करता है और फिर एक फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। तो जब ट्विटर में 50 ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया और जब यूट्यूब के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हो रही थी इसको ब्लॉक किया गया तो उस समय पे क्या जिन जिन की ट्वीट्स ब्लॉक की गई उनको कोई शो कॉज नोटिस दिया गया? अगर किसी ऑथर ने या पब्लिशर ने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको पब्लिश की है, आप उसके डिसेमिनेशन को ब्लॉक कर रहे हो तो क्या लीगल तरीका अपना रहे हो? क्या कोई शो कॉज नोटिस दे रहे हो? क्या कोई जुडिशियल रेमेडी यहां पे अवेलेबल है? तो इतने ब्लेटेंट तरीके से सेंसरशिप आप क्यों कर रहे हो? ये ओवरऑल ऑथर यहां पे बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है सरकार को ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो बोला था उसके अगेंस्ट हो रहा है यहां पे काम। सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के अंदर सरकार के पास ब्लॉकिंग पावर्स हैं, लेकिन दैट ब्लॉकिंग पावर्स आर सब्जेक्ट टू रीजंस टू हैव बीन रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन सच ब्लॉकिंग ऑर्डर। अगर आप ब्लॉकिंग ऑर्डर किसी पर्टिकुलर वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट लगा रहे हो तो आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे ब्लॉकिंग ऑर्डर में और उन रीजंस का एक्सेस होना चाहिए जिसके चीज ब्लॉक हुई है और वो रीजंस को लेके वो पर्टिकुलर बंदा जुडिशियल मैकेनिज्म या प्रोसीजर में जा सकता है। लेकिन आप ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को अगर सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल तरीके से पास करोगे तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। इसके लिए पहले भी ट्विटर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जा चुका है। तनुल ठाकुर का केस हुआ था, यहां पे बतेरे केस बता रखे हैं। एक प्रतीक वागरे हैं भाई, उनको 8 प्रेस रिलीजेस दिखाई गई। तो मतलब अब मैं इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक को लेकर सरकार भी थोड़ा सेंसिटिव है, अपोजिशन भी काफी चिल्ला रहा है। ये जो ब्लॉकिंग हुई है मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री की, ये हुई अंडर रूल 16(3) ऑफ द आईटी रूल्स एंड सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। ये इमरजेंसी ब्लॉकिंग की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इमरजेंसी नाम के शब्द को कहीं लेजिस्लेटिव डिफाइन नहीं किया गया है। कैसी क्या कंडीशंस थी कि इस ब्लॉकिंग को इमरजेंसी बेसिस पे करना पड़ा? ऐसा क्या हो जाता? क्या कोई डेंजरस सिचुएशन इससे फैल जाती? क्या कोई एक कमिटी बना के प्रॉपर तरीके से डिस्प्यूट को सुन लेना सही नहीं था? एकदम से ब्लॉक कर देना क्या यहाँ पे सही था? कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को यहाँ पे इन्वोक नहीं किया गया, अपने आप से चीजें ब्लॉक कर दी गई। तो इस बात को लेकर ऑथर क्वेश्चन उठा रहा है। अब ज्यादा
यहाँ डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आर्टिकल कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आर्टिकल में जो बेसिक चीज़ उठाई गई, जो बेसिक मुद्दा उठाया गया है, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आईटी रूल्स 2021 और 2000 को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। उसके सेक्शन 69A को, 16(3) को यहाँ पे बहुत ही गलत और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कुछ ऑथर बोल रहा है। फिर नेक्स्ट, टॉर्पीडिंग अ सबमरीन रूमर। अभिजीत सिंह साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, मैरीटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हेड है, फॉर्मल लेवल ऑफिसर भी रह चुके हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा प्रोजेक्ट 75 और 75I। प्रोजेक्ट 75 है 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाना, और ओवरऑल प्रोजेक्ट 75 के अंदर और फॉरवर्ड और टेक्नोलॉजिकल एडवांस सबमरीन बनाना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ। तो अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? देखिए, सबमरीन्स जब समुद्र में चलती है ना, तो समय समय पे उनको समुद्र की सरफेस पे आना पड़ता है ऊपर से हवा को खींचने के लिए, और वो हवा, वो ऑक्सीजन यूज की जाती है फॉर कंबशन इन डीप सी। अब क्या होता है कि अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा रखा है तो सबमरीन को रेगुलरली सरफेस के ऊपर नहीं आना पड़ेगा हवा लेने के लिए, वो नीचे हवा के बिना ओवरऑल अपना जो भी कंबशन प्रोसेस है वो कर सकती है। अब ये अपने आप में बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इससे सबमरीन को स्टडीनेस भी मिलती है, क्योंकि सबमरीन समय समय पे सरफेस के ऊपर आ जाएगी तो दुश्मन आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो 75I वाले प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग जो सबमरीन्स है उसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाने की बात है। अब इसके लिए जो भी शर्तें यहां पे भारत सरकार ने रखी हैं, वो शर्तें थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लग रही थी, तो बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोलने लगे थे कि जो प्रोजेक्ट 75I है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है और सरकार इसको छोड़ देगी। लेकिन अभिजीत सिंह साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। जो भी सरकार ने शर्तें लगाई हैं उन शर्तों के अंदर एक वेंडर सेट बैठ रहा है, ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, इसके पास एक प्रूवन फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, और ओवरऑल इस सिस्टम को इस्तेमाल करके स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जा सकता है मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा, जहां पे ये प्रोजेक्ट 75 की सबमरीन बन रही है। अभी 2 दिन पहले ही यहां पे न्यूज निकल के आई है कि जो 5वीं सबमरीन है आपकी स्कॉर्पियन क्लास की, INS वगीर, ये कमीशन हुई है, और जो 6ठी है वागशीर, वो कमीशन होगी आप कह सकते हो ये 2023 के एंड तक या 2024 के शुरुआत में। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट 75 के अंदर सबमरीन्स रिलीज हो रही हैं। अब इन सबमरीन्स के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को 75I के अंदर लगाना पॉसिबल है, ठीक है ना। पीपल लिबरेशन आर्मी ऑलरेडी ये कर रहा है, हमें ये करना है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि इम्प्रैक्टिकल है, अनवायबल है, लेकिन ये अनवायबल नहीं है, अनफीजिबल नहीं है। इनफैक्ट DRDO का तो प्लान ये भी है कि जो इनका इंडिपेंडेंटली मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, इसको हम आगे आने वाले कुछ समय में 2024 तक अपनी सबमरीन्स में लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि भारत सरकार एक ऐसी एजेंसी का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चाहती है जो प्रूवन हो, और दुनिया में केवल एक साउथ कोरियन कंपनी के पास ही प्रूवन है। इंडिया का खुद का जो इंडिजीनियस मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है ना, वो प्रूवन नहीं है। उसके ऊपर अभी के लिए आप कह लो थीसिस चल रही है। तो 2024 तक इंडिया का इंडिजीनियस DRDO मेड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लग पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो साउथ कोरियन फर्म डेवू का प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, ये जरूर हमारी सबमरीन्स में लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने में समय लगने वाला है, क्योंकि फील्ड कंडीशंस में इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ओवरऑल इसके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अलग अलग सबमरीन्स में अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाना है तो कुछ साल भी उसके लिए चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। फिर अगर आप देखो तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल एक साउथ कोरियन फर्म डेवू है जिसके पास ये प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के लिए सिस्टम नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। एक जर्मन मैन्युफैक्चरर है TKMS नाम का, उसने पहले बिड डाली थी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, बाद में बिड विड्रॉ कर ली, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी थी, जैसे कि ओवरऑल आपकी साइंटिफिक एक्सरसाइज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना, प्रूवन सिस्टम होने की ओवरऑल गारंटी देना। तो TKMS इसलिए यहां पे विड्रॉ कर गया, लेकिन अभी भी डेवू फर्म यहां पे प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसी फर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ना हो कि वो इंडिया को प्रोवाइड कर पाए। लेकिन इंडियन सरकार का जो यहां पे स्टैंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके और प्रूवननेस को लेके, ये बहुत हार्श है, और ये हार्श होना जरूरी है, क्योंकि जितना हार्श स्टांस हम रखेंगे उतना ही नेवल टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अगर मझगांव
शिप बिल्डर्स लिमिटेड में, मझगांव डॉक्स लिमिटेड में ओवरऑल इस प्रकार की सबमरीन्स बनाई जाएंगी, तो आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा 7 से 8, 10, 15, 20 सालों में कि हम इंडिजीनियसली हाईएस्ट लेवल की कन्वेंशनल सबमरीन्स बना पाएंगे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को ऑलरेडी आप कह लो इंक्लूड करके। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई गई हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट 75 को ही दोबारा आप चालू कर दो, प्रोजेक्ट 75I के अंदर ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ सबमरीन बनाने वाली बात है, ये सही नहीं है। तो उनका विजन बहुत लिमिटेड है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर सेक्शन 75 का मतलब प्रोजेक्ट 75I का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I में बहुत से क्लॉजेज हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइंटिफिक एडवांसमेंट, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो अगर हम 75 को रिजेक्ट करके वापस 75 की प्रति जाते हैं तो फिर वहीं से आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इंपोर्ट करने वाली बात हो जाएगी, खुद की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाली बात नहीं होगी। तो वो एक रिग्रेसिव स्टेप होगा। इसके साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के, जैसे लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करना। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो लिथियम आयन बैटरीज है वो एफिशिएंसी देती हैं, पावर देती हैं, चार्ज डिस्चार्ज डायनेमिक्स उनके बहुत अच्छे हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के बजाय। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के कुछ निगेटिव्स भी, जैसे थर्मल रनअवे, फायर एक्सप्लोजन रिस्क हमेशा लगे रहते हैं उनके साथ। तो भले लिथियम आयन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी नो डाउट इफेक्टिव है, बट इंडियन नेवी के लिए बेटर ये रहेगा कि वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की तरह जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडवांस है। डीआरडीओ की बात करो तो डीआरडीओ अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी बना रहा है, पीएफसी, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। अब ये इंडियन सबमरीन्स में लग पाएगी नहीं लग पाएगी ये तो आगे देखिए ट्रायल्स और टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। बट डीआरडीओ यहां पे शांत नहीं बैठा है, एक्टिवली ग्राउंड लेवल पे बैठ के काम कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, एडवांसमेंट के लिए। ठीक है भाई, नो डाउट ये जो पीएफसी फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है आपके डीआरडीओ की, ये बाकी फ्यूल सेल टाइप से ज्यादा रग्ड है, बट लॉन्ग टर्म में ये कितनी लॉन्गर एफिशिएंसी देगी इसको टेस्ट करना बाकी है। एक प्रॉब्लम ये कि एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट टू मेंटेन है। और अब तक थोड़ा बहुत जो इसको इस्तेमाल किया गया है वो जर्मन और साउथ कोरियन सबमरीन्स में इस्तेमाल किया गया, तो उनके एक्सपीरियंस को भी हमें खंगालना पड़ेगा। तो लगातार इंडियन डिफेंस साइंटिस्ट इस बात के ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं कि कैसे कन्वेंशनल सबमरीन में आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाओगे, और ये जो एफर्ट्स हैं वो काफी लॉडेबल हैं। तो ये बोल देना कि हमें प्रोजेक्ट 75I छोड़ देना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रोजेक्ट 75I में चैलेंजेस जरूर आ रहे हैं, बट अगर एक बार हम इन चैलेंजेस को नेविगेट कर गए तो कल की डेट में मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाएगा इंडिजीनियसली अलग अलग प्रकार की सबमरीन्स बनाने में, जो कि लॉन्गर टर्म में हमारी नेवल स्ट्रेंथ और हमारी नेवल स्ट्रेटेजिक डेटरेंट को बहुत बड़ा आप कह लो एग्रेसिव पुश देगा। तो ये बातें यहां पे बताई गई। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, कंटेस्टिंग द हेगेमनी ऑफ डॉलर। अनुराधा शनॉय जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, जिंदन ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडजंक्ट प्रोफेसर है। क्या बोल रही हैं यहाँ पे, तो बता रही कि देखिए ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स पॉलीसेंट्रिक होती जा रही है, और इस पॉलीसेंट्रिक जियो इकोनॉमिक्स में मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं डॉलर की हेगेमोनी को कंटेस्ट कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर आप किसी बिल ऑफ एंट्री को उठा के देखो जिससे सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है, या शिपिंग बिल उठा के देखो जिससे सामान इंडिया के बाहर जाता है, वहां पे आपको ज्यादातर जो डिनोमिनेशंस दिखेंगी डॉलर को दिखेंगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डॉलर करेंसी का बोलबाला है। लेकिन आज की डेट में कोरोना की क्राइसिस के बाद, रशिया में जो सैंक्शंस लगाए गए उसके बाद, ग्लोबल साउथ के अंदर जो ये सिग्निफिकेंट ट्रेड बढ़ा है, कहीं ना कहीं डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं नेशनल करेंसीज को इंटरनेशनलाइज करने की बात की जा रही है, मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम बढ़ने की बात कर रहे हैं। डॉलर की हेगेमोनी को हम हटा के अपनी खुद की करेंसी में हम पेमेंट वगैरह कर सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। 2018 में चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो चाइना भी इस ओवरऑल ओवर रिलायंस ऑन डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया के ऊपर तगड़े सैंक्शंस लगे, तो रशिया जिन भी कंट्रीज के साथ अच्छी बनती है उनके साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है अपनी खुद की करेंसीज में। तो रूपी रूबल ट्रेड पहले भी टेस्ट किया जा चुका था, लेकिन उसको यहां पे एक सिग्निफिकेंट पुश मिला है। तो कहीं ना कहीं डॉलर की हेगेमोनी को हम कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए उसके लिए हमारे पास साउंड फंडामेंटल इकोनॉमिक आप कह लो एस्पेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो G7 की जीडीपी है, इससे ज्यादा जीडीपी हो जाती है चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान, टर्की की, अगर आप इसको जोड़ दो। फिर एशियन कंट्रीज के आपस में जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इंटर एशियन कंजम्पशन एक बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। इंडिया का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज के साथ वो वेस्ट से बहुत ज्यादा है। चाइना का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज के साथ वो पिछले कुछ सालों में दुगना हुआ है, और वेस्ट के साथ चाइना के ट्रेड को ओवरबीट कर चुका है।
यूएई, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब ने कहीं ना कहीं रीजनल पार्टनर्स के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू किया है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुए एशियन कंट्रीज के, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ, $380 बिलियन के। साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में। जुलाई 2022 में अगर आप देखो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूपी सेटलमेंट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अनवील किया। तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर की कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया हो गई, चाइना हो गई, अगर वो इंडिया के साथ डॉलर के बाहर ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां की जो कंपनी है वो वहां के किसी एक बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट बना देगा इंडिया के अंदर, और उस वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर वो अपनी करेंसी भेज देंगी और उसके इक्विवेलेंट इंडिया अमाउंट ऑफ पैसा जमा हो जाएगा, चाहे इंपोर्ट हो रहा हो चाहे एक्सपोर्ट हो रहा हो। तो इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू डॉलर लेड इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट को स्किप किया जाएगा। फिर अगर आप देखो तो चाइना ने बना रखा है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। जैसा स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज का है ना, इसको स्किप करने के लिए चाइना ने बना रखा है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। रशिया ने ऑलरेडी इस क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो नेशनल करेंसी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहा है। 2015 के बाद से देखो तो जो 50% से ज्यादा लोन दिए गए हैं वो नेशनल करेंसीज में दिए गए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल करेंसीज के एग्रेसिव यूज को प्रमोट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी कोशिश है कि आज की डेट में डॉलर लेड जो ट्रेड हेगेमोनी है इसको यहां पे स्किप किया जाए। इसमें चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज, इंडिया सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि सब एक लिमिट से ज्यादा डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस हटाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो डॉलर इस समय पे ग्लोबल करेंसी का 60% डोमिनेट करता है, यूरो 20%, येन 5.8%, युआन 3%। इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसमें समय लगने वाला है। क्या है, जिस कंट्री की इकोनॉमिक डोमिनेंस होगी उसकी करेंसी की भी इकोनॉमिक डोमिनेंस होगी। यूएस डॉलर की इकोनॉमिक डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि यूएस इकोनॉमी सबसे बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे चाइना की, इंडिया की, साउथ अफ्रीका की, इन सब की इकोनॉमीज बढ़ रही हैं। जैसे जैसे इनकी इकोनॉमीज बढ़ेगी इनकी करेंसी में भी दम आएगा और ओवरऑल हम डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल सेटलमेंट सिस्टम को स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर ये ओवरऑल एक आर्टिकल है जहां पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक मेजर रोल प्ले करेंगी, जैसे वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपकी जनसेना पार्टी, इस प्रकार की पार्टीज किस प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी को टक्कर देंगी, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। तो लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है, मैं इसको कन्वीनियंटली स्किप कर रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लगा नहीं। फिर एक आर्टिकल है नेसेसरी डिस्क्लोजर। रिसेंटली यहाँ पे किरण रिजिजू साहब ने स्टेटमेंट दिया कि रॉ और आईबी ने जो इनपुट्स दी थी ना कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेड 3 नामों को अपॉइंट करने की, वो इनपुट, वो जो आईबी और रॉ के इनपुट्स थे, इनको ओपनली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पब्लिक में डिस्क्लोज कर दिया, ये सही स्टेप नहीं लिया, ऐसा किरण रिजिजू साहब ने बोला। लेकिन ऑथर का आर्टिकल बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह फ्लैग किया था कि जो 2 आपके हाई कोर्ट के चीफ मतलब जो जज थे, जिनको एडवोकेट से जज बनाया जा रहा था, उन्होंने भाई एंटी गवर्नमेंट स्टांस दिया है सोशल मीडिया पे, तो उसके बेसिस पे आईबी उनको क्यों फ्लैग कर रहा है? और आईबी का फ्लैग करना गलत है। जो सौरभ कपूर साहब हैं, सौरभ कृपाल साहब हैं आपके दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट, उनको दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाने की जब बात की गई तो उनके जो पार्टनर है, चूंकि वो ओपनली गए तो उनके जो पार्टनर है वो स्विस नेशनल है, फॉरेन नेशनल है, इसलिए रॉ ने फ्लैग कर दिया। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन रॉ और आईबी की, इसमें किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ बेसिक बताया गया कि हाँ भाई रॉ और आईबी ने ऐसा बोला है। तो सिर्फ ये बेसिक बता देने भर से रॉ और आईबी की इंडिपेंडेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हम किसी ऑफिशियल का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार का ये स्टांस लेना कि हाँ भाई रॉ और आईबी की इंफॉर्मेशन को कॉलेजियम ओपनली फ्लैग कर रहा है, तो ये गलत स्टेप है। देखिए, अब आईबी का ये बोलना है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट थे इन जजेस के वो गड़बड़ थे, वो पॉइंट तो खैर मैं नहीं सपोर्ट करता, लेकिन हाँ, सौरभ कृपाल साहब के जो पार्टनर है वो एक स्विस नेशनल है, तो हो सकता है कि रॉ को कोई एक इंटरनल या फिर इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जैसा कोई एक आप कह लो लीड मिल रही हो, इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन को माना ना हो या फिर फ्लैग किया हो रॉ ने, और इस बेसिस पे सरकार ने अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस बात को लाइव नहीं करना चाहिए था कॉलेजियम को। इस बात को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते थे कि स्विस नेशनल वाली बात पे कॉलेजियम रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया सरकार ने, रॉ के कहने के बेसिस पे इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। इस बात में अलग अलग लोग अलग अलग राय दे सकते हैं, बट यहाँ पे राय सिंपली ये दी गई है कि कॉलेजियम ने जो ओपनली यहाँ पे अनाउंस कर दिया रॉ और आईबी का कहना
कि हाँ भाई इनको अनाउंस अपॉइंट मत करो, तो कॉलेजियम ने रिफ्यूट किया कि रॉ और आईबी की रीजनिंग यहाँ पे साउंड नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को कॉलेजियम ने फ्लैग किया। तो ये एक पॉइंट था, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। फिर ऑन द मैट, पॉलिटिशियंस इन चार्ज ऑफ स्पोर्टिंग बॉडीज क्रिएटिंग अ स्टिफलिंग एनवायरनमेंट। अभी रिसेंटली देखो इंडिया के लीडिंग रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, और इनके टारगेट पे थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए गए। और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस छोटे मोटे लोगों द्वारा नहीं लगाए गए, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे बड़े रेसलर्स के द्वारा लगाए गए। इनफैक्ट जो मेल रेसलर्स हैं उनका तो ये भी बोलना है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब इस बात को लेकर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और उसके जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण साहब, उनका ये बोलना है कि हरियाणा बेस्ड लॉबी उनको मेलाइन करने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। चूंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं तो पार्टी की पॉपुलैरिटी कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। तो इस बात को लेकर धरने प्रदर्शन में बैठे थे रेसलर्स। इनकी एक मीटिंग थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के साथ, वो मीटिंग भी स्किप हो गई। तो अब अपने आप में यहाँ पे एक तरफ इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो डिनाई कर रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इससे एक बात तो सही है कि जो स्पोर्टिंग फील्ड में जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसमें कुछ ना कुछ तो इशू है। और यहाँ पे एक सोशल इशू जुड़ गया है। इंडिया एक पैट्रियार्कल कंट्री है। इस पैट्रियार्कल कंट्री में रूरल इलाकों से अगर कोई एथलीट निकल के आता है तो अपने घर के मर्दों के बाहर अगर वो किसी मर्द या आदमी के टच में आएंगे तो वो उनका कोच होगा या फिर कोई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल होगा। तो अगर वो कोच सेक्सुअली उस पर्टिकुलर एथलीट को परेशान करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी पे बात आ सकती है। कोच और एथलीट का जो रिलेशन है ना, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चलता है। एक एथलीट के लिए कोच उसके फादर जैसा होता है, जो कि उसको सिखा रहा होता है किस चीज को लेके, और उसमें अगर सामने वाला कुछ रोड़ा डालेगा या उसको परेशान करेगा सेक्सुअली, तो अपने आप में जो पूरा का पूरा पर्पस है ना, वो डिफीटिंग हो जाता है। विनेश फोगाट जैसे अगर रेसलर्स इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो काफी कुछ इंडिया के लिए अचीव कर चुके हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक 5 मेंबर ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। अभी के लिए ब्रिजभूषण शर्मा जो लीड कर रहे थे, ऑफिशियल ड्यूटीज उनसे ले ली गई हैं। इस पर्टिकुलर कमेटी की हेड है ओलंपियन मैरी कॉम जी। तो कहीं ना कहीं कमेटी हेड इस समय पे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी रिलीफ देंगी और जिन लोगों ने इल्जाम लगाए उनको भी रिलीफ देंगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो कम से कम हो हमारे स्पोर्टिंग फेडरेशन में, और इनका प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन किया जाए। स्पोर्ट्स में गुडविल होनी चाहिए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑलरेडी स्पोर्ट्स में हम बहुत पीछे हैं अपनी आबादी के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, एक्चुअली में एक लायक लोग इन स्पोर्ट्स बॉडीज को लीड करें, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिनके प्रति रिस्पेक्ट हो, इस प्रकार के इल्जाम उन पे कम लगाया जाए। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जो भी आपके इनपुट्स हैं लगातार कमेंट्स में आप दे सकते हैं, मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। गुड।